इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB की कोई भी भर्ती अगर एक से अधिक शिफ्ट में आयोजित की जाती है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, फाइनली अधीनस्थ बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन को लेकर कौन सा फॉर्मूला अब यूज़ लिया जाएगा उसको लेकर नोटिस जारी कर दिया है। तो उन्होंने बताया है अब हम जेड फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो क्या है जेड फार्मूला, कैसे उपयोग करना है, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये पीडीएफ, फार्मूले की पीडीएफ और इस नोटिस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आगामी जिनका भी वीडियो और पटवारी एग्जाम है और उन स्टूडेंट को अगर अधीनस्थ बोर्ड के 2025 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर अब तक 20 पेपर सॉल्व करवा चुका हूं और आगे भी और भी पेपर बाकी है वो भी सॉल्व करवाता हूं डेली मॉर्निंग में 11:30 बजे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपको अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2025 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं वो करवाए जाते हैं। तो इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या है जेड फॉर्मूला उसके बारे में बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ये प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बोर्ड की विगत समय में आयोजित परीक्षाओं में स्टूडेंट की संख्या अत्यधिक होने के कारण एक ही परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती रही है। यानी कि आपने देखा होगा जिस परीक्षाओं में स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होती है तो वो परीक्षा एक से अधिक शिफ्ट में आयोजित की जाती है। एक परीक्षा को भिन्न भिन्न चरणों में आयोजित करने पर प्रत्येक चरण के प्रश्न पत्र की कठिनाई का स्तर भिन्न होने की संभावना बनी रहती है। अब एक ही एग्जाम अगर एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो हो सकता है कोई शिफ्ट इजी पूछी जाए, कोई शिफ्ट हार्ड आ जाए, तो ऐसी संभावना बनी रहती है। अतः सभी चरणों के प्रश्न पत्रों के डिफिकल्टी लेवल में समानता लाने के लिए बोर्ड द्वारा विशेषज्ञों की राय के अनुसार जेड फॉर्मूला लागू कर परीक्षा परिणाम जारी किया जाता रहा है। यानी कि अब आपको जेड फॉर्मूला द्वारा इतने दिन आपको जेड फॉर्मूले से परीक्षा के रिजल्ट देखने को मिले थे, इसमें यही लिखा हुआ परीक्षा परिणाम जारी किया जाता रहा। यानी कि अब तक जो भी आपके एग्जाम एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित हुए उनके जो रिजल्ट आए वो नॉर्मलाइजेशन का जेड फॉर्मूले के माध्यम से आए हैं। अब इन्होंने लिखा है कि गठित कमेटी ने विभिन्न भर्ती एजेंसियों द्वारा नॉर्मलाइजेशन हेतु लागू किए जा रहे फॉर्मूले का परीक्षण कर कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी द्वारा गत माह से नॉर्मलाइजेशन हेतु लागू किए गए इक्यू परसेंटाइल फॉर्मूले को बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में आयोजित करवाए जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में लागू करने की अभिशंसा की है। यानी कि आपने देखा होगा एसएससी ने कुछ महीने पहले नॉर्मलाइजेशन का एक नया फॉर्मूला, परसेंटाइल वाला फॉर्मूला जारी किया है। वो कौन सा फॉर्मूला मैं इसी वीडियो में बताऊंगा आपको, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो अब अधीनस्थ बोर्ड ने भी वही फॉर्मूला अपनाने का प्रयास किया है। यानी कि अब आगामी एग्जाम चाहे आपका कोई भी हो, एक से अधिक शिफ्टों में हो रहा हो, तो उसमें आपके इक्वल परसेंटाइल फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। वो कैसे यूज करना है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर लिखा हुआ क्या है वो देख लेते हैं। अतः उपरोक्त गठित समिति के अभिशंसा के आधार पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी ये निर्णय लिया है कि आज दिनांक 25 जुलाई 2025 से बोर्ड द्वारा आगामी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया यानी कि बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में आयोजित करवाई जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन हेतु इक्वल परसेंटाइल फॉर्मूला लागू किया जाएगा। यानी कि आज की डेट के बाद जितने भी एग्जाम आयोजित हो रहे हैं उनमें इक्वल परसेंटाइल फॉर्मूला लागू किया जाएगा, जो कि समय समय पर बोर्ड द्वारा नोटिफाई किया जाएगा। प्रहरी जेल प्रहरी एग्जाम हुआ था, आप सभी को मालूम है, तो वो भी एग्जाम आपके 2 शिफ्टों में हुआ था। तो प्रहरी सीधी भर्ती 2024 जिसका आयोजन एक से अधिक चरण में करवाया जा चुका है, इस कारण उसमें भी नॉर्मलाइजेशन हेतु इक्वल परसेंटाइल फॉर्मूला लागू किया जाएगा। यानी कि अब जो आपका जेल प्रहरी वाला रिजल्ट आएगा तो उसमें जो हर बार जो अधीनस्थ बोर्ड नॉर्मलाइजेशन वाला फॉर्मूला यूज ले रही थी वो इस बार यूज नहीं लेगी, इस बार ये इक्वल परसेंटाइल फॉर्मूला यूज लेगी। तो इक्वल परसेंटाइल फॉर्मूला क्या है आइए बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये प्रोसीजर है, 3 स्टेप में है टोटल। पहले स्टेप में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ कन्वर्ट रो स्कोर इनटू परसेंटाइल स्कोर, यानी कि स्टूडेंट के जो रो स्कोर है उसको परसेंटाइल स्कोर में बदला जाता है। परसेंटाइल आर कैलकुलेट सेपरेटली फॉर ईच शिफ्ट, यानी कि हर शिफ्ट में परसेंटाइल स्कोर है वो अलग अलग काउंट किया जाता है। इसके बाद दूसरे स्टेप में लिखा पुल बैक द परसेंटाइल टू द मार्क्स स्केल, फिर परसेंटाइल स्कोर को मार्क्स स्केल में कन्वर्ट किया जाता है। दिस इज डन बाय फर्स्ट कोलेटिंग द डाटा अक्रॉस ऑल सेशन इनटू वन टेबल, यानी कि एक ही टेबल में सभी डाटा को समाहित किया जाता है। देन सॉर्टिंग द रिकॉर्ड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटाइल, यानी कि जो परसेंटाइल स्कोर है उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं वो,
कि सबसे ज़्यादा जिसके नंबर आए वो सबसे ऊपर रहेंगे, उसके बाद उससे कम नंबर वाले, इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करेंगे। और फाइनली फिलिंग इन द गैप्स इन द रो स्कोर टेबल बाय इंटरपोलेशन। तीसरा स्टेप है, एट द एंड ऑफ द प्रीवियस स्टेप ईच परसेंटाइल वैल्यू विल हैव ए कॉरस्पॉन्डिंग रो स्कोर वैल्यू फॉर ईच सेशन, दिस इज कंबाइंड टू गेट द नॉर्मलाइजेशन स्कोर। यानी कि क्या फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, आप स्टेप फर्स्ट स्टेप में देख लीजिए। सबसे पहले आपको बताया गया परसेंटाइल स्कोर P इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल N। अब यहाँ स्मॉल m और कैपिटल N क्या है, तो आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है रिकॉर्ड द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैव एक्चुअली अपीयर्ड इन द शिफ्ट। यानी कि आपकी जो शिफ्ट है उसमें टोटल कितने कैंडिडेट है वो उपस्थित थे, यानी कि टोटल कैंडिडेट की मात्रा कितनी थी, टोटल कैंडिडेट कितने थे उससे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल N से। इसके बाद आप देख सकते हैं सॉर्ट ऑल द कैंडिडेट इन वन शिफ्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मार्क्स। यानी कि जो कैंडिडेट की, यानी कि जो आपकी शिफ्ट है उस शिफ्ट में आपके जितने मार्क्स आए सभी के मार्क्स को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे, यानी कि आप वो इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करेंगे। जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आए उसके सबसे ऊपर, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। उसके बाद लिखा हुआ है नोट द रो मार्क्स फॉर ईच कैंडिडेट सपोज दिस इज डिनोट बाई टी। यानी कि माना कि जो स्टूडेंट के रो मार्क्स है उसे काउंट किया है, डिनोट किया है टी से। काउंट द नंबर ऑफ कैंडिडेट इन दैट शिफ्ट हु रो स्कोर आर लेस देन और इक्वल टू टी। यानी कि जो व्यवस्थित करेंगे वो या रो स्कोर के इक्वल होंगे या उससे कम होंगे, और उसे डिनोट किससे किया है, स्मॉल m से। उसके बाद आप देख सकते हैं ये सब करने के बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर आपके इस तरह से, यानी कि किस तरह से आप देख सकते हैं अलग अलग, जैसे कि कोई एग्जाम है वो 2 शिफ्ट में आयोजित हो रहा है। यानी कि यहाँ पर एग्जाम्पल देके समझाया है, सपोज दैट द एग्जामिनेशन इन ए सर्टेन सब्जेक्ट इज हेल्ड इन 2 डिफरेंट शिफ्ट। यानी कि एक एग्जाम है 2 शिफ्टों में आयोजित हुआ है, शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकेंड। लेट अस कंसिडर 6 कैंडिडेट A B C D E F आउट ऑफ ईच। यानी कि एक एग्जाम 2 शिफ्ट में हुआ जैसे कि, और उसमें टोटल 6 कैंडिडेट थे, जिसमें से A B C कैंडिडेट है वो पहली शिफ्ट में थे और बाकी बचे D E F है वो दूसरी शिफ्ट में थे। आगे लिखा हुआ इन्होंने लेट द रो मार्क्स ऑफ द 6 कैंडिडेट बी XA, XB, XC एंड YD, YE, YF। यानी कि उनके जो रो मार्क्स है वो रिप्रेजेंट किए हैं XA, XB, XC से, और सेकंड शिफ्ट वाले हैं उनके रो मार्क्स रिप्रेजेंट किए YD, YE और YF से। नेक्स्ट पॉइंट पर है फॉर कैंडिडेट ABC द परसेंटाइल आर कैलकुलेट यूजिंग द टोटल ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई कैंडिडेट अपीयरिंग इन शिफ्ट फर्स्ट इन द सेम सब्जेक्ट एज एक्सप्लेन एबो। यानी कि जैसे कि ऊपर एक्सप्लेन कर रखा है आपके सामने, यानी कि आपकी शिफ्ट के जो परसेंटाइल स्कोर है वो काउंट करेंगे, और इसी तरह शिफ्ट सेकंड वालों के भी परसेंटाइल स्कोर है वो काउंट करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह से परसेंटाइल स्कोर कौन से फॉर्मूले से, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था m/n वाला, उसी से। तो उसके बाद ये क्या करेंगे, उन परसेंटाइल स्कोर को डिनोट करेंगे PA, PB, PC, PD, PE और PF, और उसके बाद इस तरह से ये सजा देंगे एक शिफ्ट फर्स्ट और एक शिफ्ट सेकंड, जिसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट में कैंडिडेट ABC जिनका रो स्कोर मैंने अभी बताया XA, XB, XC और परसेंटाइल स्कोर PA, PB, PC। इसी तरह कैंडिडेट शिफ्ट सेकंड में DEF है तो उनके भी रो स्कोर YD, YE, YF थे, फिर उनका परसेंटाइल स्कोर में चेंज किया है PD, PE और PF में। इस तरह से आप देख सकते हैं नेक्स्ट लिस्ट में स्टेप 2 में यहाँ देखा हुआ है कि सॉर्टिंग द कैंडिडेट यूजिंग देयर परसेंटाइल आफ्टर कंबाइंड डेटा फॉर ऑल द। यानी कि परसेंटाइल स्कोर निकालने के बाद उन सभी का डाटा को क्या कर दिया, एक साथ कर दिया, कंबाइन कर दिया। यानी कि इस तरह से, जैसे कि 3 नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल द रिकॉर्ड्स आर टू बी सॉर्टेड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि सभी कैंडिडेट को एक साथ लिखा है, उसके बाद उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं परसेंटाइल स्कोर किस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। यानी कि ई स्कोर का सबसे ज़्यादा था परसेंटाइल स्कोर तो सबसे पहले उसका लिखा, उसके बाद ए का ज़्यादा था तो उसके बाद उसका लिखा, सी और एफ का बराबर था परसेंटाइल स्कोर तो उनको बराबर में रखा, बी का उससे कम, डी का उससे कम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने लिखा है। तो देन द टेबल एट द एंड ऑफ दिस सब स्टेप्स वुड लुक एज गिवन बिलो। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कैंडिडेट E, A, C, F, B, D इसी क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया है उनके परसेंटाइल स्कोर को। अब रो स्कोर उनका किस तरह से था वो आपका जैसे पहले था वैसे ही लिखा हुआ है। इसी तरह शिफ्ट सेकंड वाले का भी रो स्कोर आप देख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है आप देख सकते हैं, यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं कैंडिडेट C फ्रॉम शिफ्ट फर्स्ट, यानी कि पहली शिफ्ट का जो C कैंडिडेट है, और कैंडिडेट F फ्रॉम शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का जो कैंडिडेट F है हैव द सेम परसेंटाइल। यानी कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के कैंडिडेट का परसेंटाइल स्कोर सेम है। द रिलेवेंट एंटर्स अंडर रो स्कोर S1 एंड रो स्कोर S2। यानी कि इनका जो रो स्कोर है शिफ्ट फर्स्ट का है वो XC था और शिफ्ट सेकंड का क्या था YF। कैंडिडेट A एंड B अपीयरिंग इन शिफ्ट फर्स्ट,
यानी कि ए और बी कैंडिडेट है, वो दोनों कैंडिडेट फर्स्ट शिफ्ट के थे। हैव ए ब्लैंक एंट्री इन कॉलम रो स्कोर शिफ्ट 2, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर शिफ्ट 2 में इनका रो स्कोर कॉलम में ब्लैंक इसलिए रखा क्योंकि ये दोनों फर्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट थे। इसके बाद आप देख सकते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, एज देयर नो कॉरस्पॉन्डिंग कैंडिडेट हैव एग्जैक्टली द सेम परसेंटाइल फ्रॉम शिफ्ट 2, यानी कि शिफ्ट 2 में इसी सेम परसेंटाइल वाला कोई कैंडिडेट नहीं था। इसके बाद लिखा हुआ है सिमिलरली कैंडिडेट डी और ई अपियरिंग इन शिफ्ट सेकेंड, यानी कि आपको मालूम है डी और ई कैंडिडेट है वो सेकंड शिफ्ट के स्टूडेंट थे, तो इसलिए उनकी भी ब्लैंक एंट्री कर रखी है। आप देख सकते हैं रो स्कोर S1 में, आप देख सकते हैं रो स्कोर S1 में इनकी क्या कर रखी है, ब्लैंक एंट्री कर रखी है। आगे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, डी एंड ई हो चुका है, रो स्कोर S1 इज देयर। हाँ, इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टेप 2, यानी कि बचा हुआ पार्ट स्टेप 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं इन सभी को कंबाइन कर दिया है कुछ इस तरह से। इंटरपोलेटेड स्कोर के लिए ये फॉर्मूला बताया गया है, जैसे कि x इक्वल टू x1 प्लस x2 माइनस x1 अपॉन p2 माइनस p1 कोष्टक में p माइनस p1। और इसके बाद आप देख सकते हैं इन्होंने क्या एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कर दिया है। एक साइड कैंडिडेट के, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया अगर कोई एग्जाम 2 शिफ्ट में है तो उन कैंडिडेट के किस तरह से नंबर आए थे, फिर उनके बाद उनके परसेंटाइल स्कोर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, और उसके बाद रो स्कोर एस शिफ्ट फर्स्ट और रो स्कोर शिफ्ट सेकंड में व्यवस्थित किया गया है। इसके बाद लास्ट में ये क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन स्कोर में इनका एवरेज निकाल देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन स्कोर में इन्होंने क्या किया है, रो स्कोर S1 XC प्लस वाई अपॉन 2 कर दिया, इसी तरह XA प्लस वाई अपॉन 2 कर दिया, XC प्लस वाई एफ अपॉन 2 कर दिया, XB प्लस वाई बी अपॉन 2 कर दिया। यानी कि टोटली देखा जाए तो परसेंटाइल फॉर्मूले से, और परसेंटाइल फॉर्मूले में क्या करते हैं, जिन कैंडिडेट के जितने ज़्यादा नंबर होते हैं सबसे पहले उन कैंडिडेट का रो स्कोर लिखते हैं, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करते हैं, और उसके बाद दोनों शिफ्ट को कंबाइन कर देते हैं और उसके बाद एवरेज निकाल देते हैं। टोटली इस तरह से नॉर्मलाइजेशन वाला ये नया फॉर्मूला है, जिससे कि हो सकता है स्टूडेंट के साथ अब तो जेल प्ररी वाला रिजल्ट आने पे ही पता चलेगा क्या ये नॉर्मलाइजेशन फार्मूला सही है, क्या इससे किसी शिफ्ट को ज़्यादा नुकसान या ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है, सभी के लिए बराबर लेवल है। वो तो जब अधीनस्थ बोर्ड द्वारा फॉर्मूले का उपयोग करने के बाद जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। और इसी तरह अपडेट जाने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। और पटवारी और वीडियो एग्जाम के लिए आपको डेली मॉर्निंग में 11:30 बजे इस यूट्यूब चैनल पर अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2025 में जितने भी एग्जाम आयोजित करवाए गए हैं उनकी क्लास देखने को मिलती है। इसलिए वो क्लास अगर आपको डेली देखनी है इस यूट्यूब चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसके अलावा ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।